जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आरआरबी का जो है एनटीपीसी का फॉर्म कैसे हम लोग फिलअप करेंगे, है ना। तो एक एक करके मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप rrbapply.gov.in के साइट पर जाइएगा। ठीक है। rrbapply.gov.in के साइट पर जा करके या फिर सरकारी रिजल्ट पे तो लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी जा करके आप सबसे पहले वहाँ पर क्लिक करिएगा, लिंक पर क्लिक करिएगा। मैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप सीधे इसके साइट पर पहुँचेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ना। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको जैसे ही ये इंटरफेस खुला दिखाई देगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा अप्लाई। अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करने से आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का आपके सामने ऑप्शन दे देगा, क्रिएट एन अकाउंट या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यदि आपने पहले से ही कोई भी फॉर्म फिलअप कर रखा है या फिर एएलपी या टेक्नीशियन, है ना, या फिर आरपीएफ का 2024 में जो भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे रेलवे का, तो आपको ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है। और यदि आप नए यूजर हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे करना है। वो फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप पहले से कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तब तो कोई और भी दिक्कत नहीं है। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तो सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको करना है क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है रहेगा, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एएलपी सीईएन जो भी है एएलपी का, और या फिर टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ, ठीक है ना, या फिर कांस्टेबल, जो भी रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए बता रहा है कि उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वे लोग लॉगिन कर सकते हैं, पुराना जो है मतलब फॉर्म फिलअप कर उस पिछले वाला फॉर्म फिलअप करते समय जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसका यूज़ करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओके करिएगा। अगर आप अगर आप पहले से रखे हैं मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है। लेकिन पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंट्री, तो आपका कंट्री चूज कर लेना है। तो ये तो भरना आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना फुल नेम दे देना है, फुल नेम हो जाएगा। फिर अपने नाम को फिर से यहाँ पे दोबारा टाइप करना है ताकि गलती हो तो पकड़ा जाए। ठीक है। ये रीटाइप करने के लिए इसलिए देता है कि आपसे अगर कोई गलती हो गया है, पहली बार में मिस टाइप हो ही जाता है, तो इसमें पकड़ा जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि गलती हुआ है। तो इसको भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू चेंज योर नेम, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग नेम क्यों चेंज करेंगे, नेम चेंज नहीं होता है। और अगर आपका नाम चेंज है तो यस करिएगा। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है। रीटाइप डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप फिर से भरना है ना। जेंडर आपका डाल देना है यहाँ से, जेंडर मेल या फिर फीमेल। रीसेलेक्ट जेंडर, यहाँ से रीलेस सेलेक्ट करना है। पिताजी का नाम यहाँ भर देना है, फिर से यहाँ पे उसी को रीटाइप करना है। इसको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है ना। उसके बाद फादर्स नेम के बाद आ जाएगा मदर्स नेम, यहाँ पे माता का नाम डाल देना है, फिर से यहाँ उसको रीटाइप करना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, आधार वेरिफिकेशन ये करना ज़रूरी है ना। पिछली बार जो लोग टेक्नीशियन का फॉर्म भरे थे उसको रीचेक करने के लिए बोला था कि आपका आधार वेरीफाई है या नहीं है। वेरीफाई है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर से वेरीफाई करिए, उसके लिए भी लिंक दिया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है,
और यहाँ से उसको वेरीफाई करना है ना। और आपके पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो नो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बाद में कोई कुछ बोलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस देने पे उस पर एक OTP जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। ईमेल एड्रेस डाल करके इसमें अपना ईमेल डालेंगे और यहाँ पे जनरेट OTP लिखा है, जनरेट ईमेल OTP। तो यहाँ पे क्लिक करने से OTP जाएगा उस मेल पे और उस OTP को यहाँ पे टाइप कर देना है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो इसमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे जनरेट मोबाइल OTP, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट मोबाइल OTP। तो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP चला जाएगा और उस OTP को यहाँ पे दर्ज कर देना है, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तब इसके नीचे आता है क्रिएट योर पासवर्ड, ठीक है, क्रिएट योर पासवर्ड। तो क्रिएट योर पासवर्ड पे क्लिक करिएगा यहाँ पे। ये तो ईमेल और मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद आएगा क्रिएट योर पासवर्ड। तो अपना 8 अंकों का पासवर्ड जो है वो डाल देना है। जैसा कि पता ही है, कोई भी एक लेटर कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक कैपिटल बाकी स्मॉल में, और कोई एक सिंबल दे देना है और कोई एक डिजिट दे देना है, मतलब संख्या दे देना है, अंक दे देना है ना। तो कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है और उसी को फिर से यहाँ रीटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है, कैप्चा डाल करके और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस पर क्लिक करने से एक बार प्रीव्यू करने को दे देगा, आपको एक सैंपल दे देगा और उसमें एक बार फिर से आपको मिला लेना है, लाइन बाय लाइन करके एक एक करके मिला लेना है, ताकि गलती ना हो, दोबारा हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो इतना होने के बाद जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो हमने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को इसमें डालना है, या फिर जो हमने ईमेल दिया था अपना, उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। और ईमेल टाइप करने के बाद इसमें जो पासवर्ड हम लोग बनाए थे उस पासवर्ड को इसमें डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा भरने के लिए है, कैप्चा भर के जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ज़रूरत हो तो आप पढ़ सकते हैं। या फिर इसके बाद भी लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, या तो इस पर क्लिक कर लीजिए या यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। किसी एक पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, हमारे सामने एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखाता है, ठीक है, कि क्या आपने पीछे पहले कोई फॉर्म भरा है तो उसको दिखाएगा कि यस भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखाई देगा, एक NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वाला, यानी कि इंटर लेवल पे जो है, जो इंटर लेवल पे है ये वाला दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा ग्रेजुएट लेवल वाला, ठीक है, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है। तो ये अगर आप इंटरमीडिएट है तो ये फॉर्म भरिए, ग्रेजुएट है तो दोनों भर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके। तो जैसे ही ये आपके सामने इंटरफेस खुलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको चूज करने के लिए देगा कि आप कौन सा जोन चूज करना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा बोर्ड चूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कोलकाता, पटना, रांची दिया हुआ रहेगा आपके सामने, उसका लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे क्लिक करने से, ठीक है। तो उसमें से जहाँ पे आप अपना चूज करना चाहते हैं, जहाँ डालना चाहते हैं फॉर्म, उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करके और फिर नेक्स्ट कर लेना है ना। वहाँ पे क्लिक करके फिर क्या कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा तो आपको आप देखेंगे यहाँ पर कि लिखा है आपका, यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल्स,
है ना। आपको कितने स्टेप में इस फॉर्म को फिलअप करना है, देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप। 5 स्टेप में इसको फिलअप कर लेना है। पहला में आपको देना है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा हो जाएगा अदर डिटेल्स, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन जो भी है आपको अपलोड करना होगा, और उसके बाद प्रिफरेंस या एंड प्रीव्यू। ठीक है, प्रिफरेंस और प्रीव्यू। तो मैं एक एक करके बताता हूँ सब में कैसे कैसे आपको क्या क्या भरने की ज़रूरत है। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे पहला है पर्सनल डिटेल्स, है ना। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको डाल लेना है कंट्री। कंट्री आपको डाल लेना है, कौन सी कंट्री, तो कंट्री तो है इंडिया डाल देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ले लेगा। और पहली बात, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये सारा चीज़ आपको फिलअप किया हुआ आएगा। आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सारा चीज़ ये फिलअप किया हुआ आएगा। आपको एक बार बस मिला लेना है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में तो सारा चीज़ डाला हुआ था, तो सारा चीज़ फिलअप किया हुआ आएगा, है ना। तो सारा चीज़ एक बार मिला लेना है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपका आधार वेरीफाई हो गया है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार कार्ड। ठीक है, वेरीफाइड होगा, आधार कार्ड डाले होंगे, वेरीफाई किए होंगे तो वो दिखा देगा। उसके बाद सारा चीज़ मिला लेना है। कंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा, है ना, नाम हो जाएगा। यहाँ पे जेंडर हो जाएगा, मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देख लेना है कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ये चूज कर लेना है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे गलती हो जाती है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, ये भरा हुआ नहीं आएगा। इसमें कुछ कुछ डिटेल्स भरा हुआ आएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने पहले से कर लिया है। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना होगा। ठीक है, आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश चूज कर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश चूज कर लेते हो तो इंग्लिश चूज करने से आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दिखाई पड़ेगा, है ना। और बाकी अदर लैंग्वेज आप चूज करते हो, बंगाली, हिंदी, जो भी हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको इंग्लिश में भी दिखाई पड़ेगा और आपने अदर लैंग्वेज जो चूज किया है उसको भी दिखाई देगा। जैसे अगर यहाँ पे चूज किया हुआ है हिंदी, है ना, यहाँ पे पहले से चूज किया हुआ है हिंदी, तो ये बंदा जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा तो इसको क्या होगा कि इसको हिंदी में भी देख सकता है ये और इंग्लिश में भी देख सकता है। इसको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश भी देख सकता है। लेकिन अगर ये इंग्लिश यहाँ पे कर देगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज करने के लिए विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गलती से अगर इंग्लिश रह गया और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। आगे देखते हैं, आगे है डेट ऑफ बर्थ। ये भी भरा हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो इसको भी एक बार मिला लेना है। ठीक है, फादर्स नेम 2 बार वहाँ पे भरे थे, रीटाइप किए थे, ये भी भरा हुआ आएगा। मदर्स नेम, ठीक है, आपका यहाँ पे एज दिखा देगा कि 1/1/2025 को आपका कितना एज हो रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ये फिलअप नहीं करना पड़ेगा, है ना। बस एक बार मिला लेना है, देख लेना है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, भरना नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप भर चुके हैं। मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, बस सबको मिलाते हुए मिला लेना है एक बार बढ़िया से। अपना रिलीजन यहाँ पे डाल देना है ना। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, शरीर में कोई चिन्ह होता है, जैसे चेहरे पे कहीं तिल है, कटा हुआ है, तो उसको यहाँ पे अपना विजुअल मार्क दिखाना है कोई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसी तरीके से कोई दूसरा मार्क भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, दूसरा मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो भरना पड़ जाएगा, इसको ये भरा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन में नहीं भरे होंगे। आगे देखते हैं, और अगर पहले से आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं कोई भी तो ये भी भरा हुआ आएगा। ठीक है, पहले से अगर आप कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो ये भी भरा हुआ आएगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं पर्सनल डिटेल्स में ही अभी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आएगा कम्युनिटी डिटेल्स, आपसे पूछेगा कम्युनिटी डिटेल्स, है ना। यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स है तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, आपका कम्युनिटी पूछेगा, ओबीसी है, जनरल है, जो भी है तो आपको यहाँ पे देना पड़ जाएगा, है ना।
तो देखते हैं कम्युनिटी डिटेल्स में क्या क्या भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपका चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपना कम्युनिटी, जनरल है कि ओबीसी है या फिर एससी एसटी है। ठीक है, यहाँ पे चूज करने के बाद अगर आप ओबीसी हैं, जैसे यहाँ पे ओबीसी लिखा हुआ है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपसे पूछेगा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यस करिए। अगर 8 लाख से इनकम अधिक है तो नो होगा, कम है तो यस होगा। तो अक्सर ज़्यादातर यस ही होगा कि हाँ हम नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो इसमें यस कर देना है। यस करते ही आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे उस पर का नंबर पूछेगा। ठीक है, उस नंबर में आपका सर्टिफिकेट नंबर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस पर सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी क्या है, आपने मतलब कौन इशू किया है उसको, आरओ किया है, सीओ किया है, या जो भी किया है, आरओ लेवल का है तो आरओ लिखिएगा या जो भी हो। ठीक है, अब आरओ से नीचे, तहसीलदार से नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आरओ लेवल का आपका एनसीएल होना चाहिए। उसके बाद इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से इशू किया गया है उसको यहाँ पे आप चूज कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको चूज करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और किस डेट को इशू किया गया है उस पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, किस डेट पे इशू किया गया है उस पर लिखा हुआ रहेगा, तो उसको भी डाल देना है आपको उस पर का डेट। तो इस कम्युनिटी डिटेल्स में बस इतना ही है कि आपको चूज कर लेना है कि किस कैटेगरी से आप हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं, उसका सर्टिफिकेट। जिसमें भी आप, अगर आप ओबीसी हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे डालिएगा, एससी एसटी होंगे तो वो अपना नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, जो भी होंगे। आगे आ जाएगा आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल्स। पोस्टल एड्रेस डिटेल्स है ना, तो पोस्टल एड्रेस डिटेल्स में आपको भरना है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो दोनों इसमें बस आप फिल कर लीजिए अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना एड्रेस। ठीक है, आप किस विलेज से, विलेज, टाउन, सिटी, या और यहाँ पर पिन कोड अपना डाल करके और इस चेकलिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने से इसमें ऑटोमेटिक सारा फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो ठीक है, तो ज़्यादातर तो एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक इसमें भर करके और इस पर क्लिक करने से ये ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर आपका अलग अलग है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो दोनों में अलग अलग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इतना हो गया, आपका पर्सनल डिटेल्स में इतना चीज़ आपसे पूछेगा और इतना चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, है ना। एक बार यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है और सेव करने के बाद ये पूरा चीज़ सेव रहेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे मान करके चलिए मैंने सेव कर लिया और अचानक जैसे हम वाईफाई से कर रहे हैं, जैसे चाहे जैसे भी कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं, अचानक लाइट कट गया या जो भी हो गया, ऑफ हो गया ये, तो फिर से जब हम खोलेंगे ना तो ये पूरा डिटेल्स हमें फिर से नहीं भरना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्स जो है फिर से हमें दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, इसलिए सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पर, यहीं पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर क्लिक करने से अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, तो अगला इस प्रकार से खुलेगा। पर्सनल डिटेल्स आपका वहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपने उसको सेव कर लिया है। अब भरना है आपको अदर डिटेल्स में। अब आपको अदर डिटेल्स डालना है, तो अदर डिटेल्स में आपसे पूछेगा, ठीक है, कि क्या आप, आपका कैटेगरी डिटेल्स पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको नो कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्विसमैन है तो ठीक है, तो जो एक सर्विसमैन नहीं है उनको तो पता नहीं है कि ये होता क्या है। ठीक है, जो होंगे उनको पता भी होगा, तो इसको आपको नो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो इस पर यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। उसके बाद है स्क्राइब डिटेल्स। स्क्राइब डिटेल्स, what are do you need scribe if your writing ability is affected in accordance with provisions of section। मतलब जो भी है, क्या आप एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हैं, आप में डिसेबिलिटी है, आपको राइटिंग एबिलिटी में समस्या है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो उसमें आपको इसको भी नो कर देना है। कुल मिला जुला के ज़्यादा नहीं समझ में आता है, इसको नो रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आप वहाँ पे एनसीएल दिए हैं ना, वहाँ पे एनसीएल अगर आप लगाए हैं तो यहाँ नो ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नो रखना है। अगर आपके पास ईबीसी है, ईबीसी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे यस करके करिएगा तो उसका डिटेल्स मांगेगा। और सर्टिफिकेट नहीं है, वहाँ पे एनसीएल लगा दिए हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छूना नहीं है, इसको नो ही रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, उसमें और आगे देखेंगे तो यहाँ पे तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाला हो गया, ईबीसी वाला हो गया, ठीक है। उसके आगे आपसे मांगेगा, यहाँ पे ध्यान देने दीजिएगा तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। ये सेक्शन उसके लिए है जो पहले से रेलवे में जॉब कर रहा है ना, जो पहले से रेलवे में जॉब कर रहा है, ये उसके लिए है, ठीक है। तो उससे पूछेगा कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज। अगर आप हैं, एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे यस करिएगा, और नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। यस करना है या फिर नो करना है। तो जो है उनके लिए बता देता हूँ, जो नहीं है वो तो नो करके निकल जाएंगे, उनसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। लेकिन जो रेलवे अप्लीकेंट है, जो रेलवे एम्प्लॉय है, उनको कैसे भरना है, तो यहाँ पे वो यस करेंगे। और यस करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। तो एनओसी, रेलवे एम्प्लॉय जो है उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए एनओसी लेना पड़ता है ना। या फिर फिलअप कर दिए हैं और एनओसी के लिए नहीं अप्लाई किए हैं तो नो कर दीजिए या फिर यस कर दीजिए। लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे एनओसी मांगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, एनओसी मांगेगा, वहाँ पे वो ज़रूरी है। नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि वो ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो यहाँ पे एनओसी के लिए यस कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा एनओसी के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी करना है, कैटेगरी यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, है ना। कैटेगरी यानी कि किस ग्रुप में आपका जॉब है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है, जो भी है। प्लेस ऑफ वर्किंग, आप कहाँ पे अभी कार्यरत हैं उसको दिखा देना है। जोन और यूनिट, किस यूनिट में आप कार्यरत हैं, ठीक है, किस सेक्शन में हैं। टाइप ऑफ रेलवे एम्प्लॉई नंबर, रेलवे का एम्प्लॉई नंबर यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे HRMS ID लिख दे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे टाइप पूछेगा कि आप क्या यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ID देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे HRMS ID अप्लाई डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर HRMS ID यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं वो दिखा देगा। यहाँ पे जैसे ही आप डालिएगा ना कब का आपका ज्वाइनिंग है, तो यहाँ पे कितना टाइम से आप जॉब कर रहे हैं वो दिखा देगा। तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें भरना है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और जो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है वो तो सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद आता है, आपसे पूछेगा बैंक डिटेल्स, ठीक है। बैंक डिटेल्स आपका रिफ़ंड करने के लिए पैसा, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आप 500 रुपया फॉर्म फिलअप करने का आपका लग रहा है, तो आपको 400 रुपये रिटर्न देता है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो उसके लिए आपसे आपके बैंक का डिटेल्स मांगेगा। तो आपका नाम यहाँ पे डाल देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अकाउंट नंबर को एक बार कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे IFSC कोड पूछा जा रहा है, तो IFSC कोड डाल देना है। बैंक का नेम डाल देना है और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे जैसे ही आप IFSC कोड डालिएगा और कंफर्म करिएगा, वो ऑटोमेटिक बैंक का नाम ले लेगा और बैंक का एड्रेस ले लेगा। ऑटोमेटिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें IFSC कोड डाल के यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपसे यहाँ पे सेव और नेक्स्ट आएगा, ठीक है, सेव और नेक्स्ट। तो पहले आपको इसको सेव कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले सेव कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिएगा तो पर्सनल डिटेल्स आप पहले भर चुके हैं, अदर डिटेल्स भी अभी भर लिए। अब आपको भरना है एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अब आपसे भरना है। तो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स दिए हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना मैट्रिकुलेशन दिए हुए हैं, तो इसलिए उसका डिटेल्स जो है ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है।
और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करना है। इस पर सिलेक्ट करते ही आपके सामने आएगा, अगर आप इंटर लेवल का भर रहे हैं तो दो चीज़ खुलेगा आपके सामने, इंटर और बैचलर ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ बैचलर, तो दोनों खुलेगा। तो आपको दोनों डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, या फिर सिर्फ इंटर वाले हैं तो सिर्फ इंटर का आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने से जो है यहाँ पर क्लिक करने से आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, पहले 12th वाला आपको भरना है, उसके बाद ग्रेजुएट वाला भरना है। आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो, और नहीं किए हुए हैं तो सिर्फ 12th वाला ही डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन चूज करना है। ये अपने से ही दे देगा, उसमें से चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है। स्टेट में आप क्या चूज करेंगे, जिस स्टेट से होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करने के लिए देगा, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। बोर्ड आप कौन सा, आपका कौन सा है, BSCB है, CBSE है, जो भी है बोर्ड चूज कर लेना है। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि आपका रिजल्ट जो है किस डेट पे इशू किया गया है, उसमें कहीं देखिएगा तो एक जगह लिखा रहेगा, उस पर डेट लिखा हुआ रहता है ना। आपके मार्कशीट पे जैसे ही देखिएगा तो उस पर एक डेट लिखा हुआ रहता है, तो उस डेट को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग में से कोई भी आता है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। तो यहाँ पे यस और नो कर दीजिएगा अपने हिसाब से। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है, कितना परसेंट आया है, उसको यहाँ पे आपको भर देना है, कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया है, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये अगर आपने 12th किया है तो। उसके बाद फिर अगर ग्रेजुएशन भी किया है तो जैसे ही इसके बाद क्लिक करिएगा ऐड पे, तो जैसे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाला 1 नंबर दे के ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर लिख देगा, और 2 नंबर दे के आपका इंटर वाला भी ऐसे ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसा खुलेगा, फिर से ऐसा वाला आ जाएगा, है ना, कि फिर से चूज करिए। तो इंटर वाला तो भर दिए हैं, अब की बार ग्रेजुएशन वाला चूज करके फिर उसको भी भर देना है ना। तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से खुलेगा। अगर आप डिग्री बैचलर वाला डालना चाहेंगे तो, है ना। अगर आपने BA कर लिया है तो इस प्रकार से खुलेगा। तो यहाँ पर फिर से आपको चूज कर लेना है बैचलर डिग्री। यहाँ पर फिर से चूज कर लेना है बैचलर डिग्री, है ना। डिसिप्लिन में आपको चूज करना है इंटर या बैचलर ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री ही चूज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बैचलर है तो यहाँ पे भी बैचलर होगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कौन सा आपका सब्जेक्ट था, किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम यहाँ पे डाल देना है। क्या आपका ऑनर्स था, जो भी था, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डाल देना है। किस स्टेट से हैं वो डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको डाल देना है। और यहाँ पर आपको बस इतना डालना है कि आपके मार्कशीट पर जो है आपका रिजल्ट जो है कब इशू किया गया है उसको यहाँ पे डाल देना है। उस पर लिखा हुआ डेट, उस पर डेट लिखा हुआ होगा, उसको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप फिर से वही पूछ रहा है जो पिछला में पूछ रहा था, है ना, टाइपिंग के बारे में। तो यस है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल पर्सनल कर लिए, अदर्स कर लिए, एजुकेशनल कर लिए। अब आता है क्या, तो इसमें भी क्या करना है, सारा डिटेल्स भर करके, है ना, सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसको ऐड कर लेना है। ऐड, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ रहेगा। ऐड करते ही जैसे मैट्रिक का जुड़ा है 1 नंबर दे के, 2 नंबर दे के इंटर का हो जाएगा, और 3 नंबर दे के ग्रेजुएशन का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इसके नीचे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मैट्रिकुलेशन, 12th और बैचलर डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने ये हो जाएगा। तो इसका काम खत्म। पर्सनल डिटेल्स हो गया, अदर डिटेल्स हो गया, एजुकेशनल हो गया। अब देखते हैं अगला आ जाएगा अपलोड प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से भरना है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेव और नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपलोड करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर
डालने के लिए यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे फ़ोटो के लिए। ठीक है, फ़ोटो में ध्यान रखना है, फ़ोटो के लिए ध्यान रखना है कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो होना चाहिए 30 से 70 KB के बीच। 30 से 70 KB के बीच, 30 से छोटा नहीं होना चाहिए और 70 से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, है ना। और एक और बात कि इसमें बोला गया है कि अगर आप पीछे पहले अप्लाई किए हुए हैं कोई फॉर्म और उसमें जो फ़ोटो डाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे अगर पहले से अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, और अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं, पुराना फ़ोटो है, 6 महीना से पुराना है, तो आपका ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए उसको फिर से अपलोड करना है, नया फ़ोटो लगा के अपलोड करना है, पुराना वाला ही अपलोड नहीं करना है ना। 6 महीना से ज़्यादा अगर पुराना है तो अगर इस 6 महीने का अंदर ही वो फॉर्म आप अप्लाई किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी फ़ोटो को फिर से अपलोड कर दीजिए। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके बाद फ़ोटो हो गया, फ़ोटो के बाद आपको सिग्नेचर डालना है, उसका भी साइज़ यही होना चाहिए, 30 से 70 KB होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना, मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोटो रिसाइज वगैरह करके अपलोड कर सकते हैं। अब फ़ोटो को कैसे रिसाइज करना है ना, फ़ोटो को कैसे रिसाइज करना है अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि फ़ोटो को रिसाइज कैसे करेंगे। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, है ना। बैकग्राउंड भी चेंज करके फ़ोन से ही, अपने फ़ोन से ही बैकग्राउंड चेंज करके, फ़ोटो का साइज चेंज करके और सिग्नेचर का साइज चेंज करके आप अपलोड कर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से ही अपने पूरा डाल सकते हैं। ठीक है, साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड कर देना है, उसका भी साइज़ होना चाहिए 30 से 70 KB, है ना। 30 से 70 KB के साइज़ में फ़ोटो भी अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। कोई भी सेक्शन में जाइए आप, उसको पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से चूज करना है, आप कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, है ना। अपना पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देने के लिए तो नोटिफिकेशन में देखिएगा, तो नोटिफिकेशन का सबसे फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट या सेकंड पेज, उसी पे दिया हुआ है इसका सारा डिटेल्स, है ना, बेसिक पे वगैरह जो भी है। तो आपको इसमें से चूज कर लेना है, ईस्टर्न, कमर्शियल, कम टिकट, क्लर्क, जो भी है इसमें से आपको देख लेना है किसको आप प्रियॉरिटी दे रहे हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। तो जिसको आपको चूज़ करना है यहाँ प्लस पे क्लिक करिएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने इसको चूज़ किया तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा, उसके बाद मैंने इसको चूज़ किया तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, और आएगा लेकिन यहाँ से ये हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा, बाकी बच जाएगा 5। फिर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये 3 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसने भी भरा है अपना पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है इस क्रम में, है ना। तो यहाँ से सारा हट गया है और यहाँ पे 1 2 नंबर में अपने से ये सेट हो गया, जैसे जैसे मतलब उसने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से भी आपको नेक्स्ट कर जाना है ना, यहाँ से भी यहाँ पे सेव करके, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे देगा सेव और नेक्स्ट का, तो सेव और सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, नेक्स्ट में नहीं आएगा, सेव और नेक्स्ट नहीं देगा, इसके नीचे ही स्क्रॉल करने पे नीचे में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट को टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद प्रीव्यू कर लेना है। आपका साइन यहाँ पे जो अपलोड किए हुए रहेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ साइन ले लेगा। अपना प्लेस कहाँ से भर रहे हैं यहाँ पे डाल देना है ना, कहाँ से भर रहे हैं वो डाल देना है और यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा, तो प्लेस और डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, सेव करना नहीं भूलना है, हमेशा पहले सेव कर लेना है। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन, जैसे ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म जो है, जैसे प्रिंट निकालना है उस फॉर्मेट में
आपको प्रीव्यू कर देगा और उसको एक बार ध्यान से एक एक करके बढ़िया से मिला लेना है। अगर कहीं पे गलती हुआ है तो प्रीवियस पे क्लिक करके पीछे जाके आप उसको मॉडिफाई अभी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा सबमिट का। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको लेकर चल जाएगा पेमेंट पे, ठीक है। उसके बाद आपको लेकर चल जाएगा पेमेंट पे और पेमेंट सेक्शन में जा करके आपको पेमेंट कर देना है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सारा चीज़ सेव है। अगर अभी आपके पास मान के चलिए पैसा नहीं है तो 2-4 दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है उसके पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट तो ले लेगा, लेकिन तब तक सबमिट होगा नहीं जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। वो वैसे ही पेंडिंग में रहेगा, आपका पेमेंट पेंडिंग में रह जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे कैसे आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो 2-4 बात जो मैंने बताया फ़ोटो वाला, इसको ध्यान रखना है ना। और अगर आपको फ़ोटो कैसे रिसाइज करना है, कहाँ से रिसाइज करना है, अगर मोबाइल से फिलअप करना चाहते हैं तो अगर ज़रूरत हो तो कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।